अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आप सबको पता होगा कि ये टॉपिक आप सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चुटकी बजाते आपको सारा चीज़ जो है याद हो जाएगा। मेरे भाई आप सबको हम बता दें कि अगर इस टॉपिक को सिर्फ आप समझ लेते हैं तो आपका 5 से 7 अंक एकदम फिक्स हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और इसका उपयोग क्या क्या है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आप सबको पता होगा कि ये टॉपिक आप सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ से भर भर बोरा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे अवतल और उत्तल में अंतर की बात करें, चाहे अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें, चाहे उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें, चाहे गोलीय दर्पण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ये तमाम जो है प्रश्न आपसे इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर आप हमारे साथ 10 से 15 मिनट जुड़े रहते हैं तो ये जितना भी प्रश्न के बारे में हम आपको अभी बताएं, ये सारा प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। चुटकी बजाते आपको सारा चीज़ जो है याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सबको पता होगा कि दर्पण, हाँ, अरे वही दर्पण जिसमें क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन अच्छे तरीके से होता है, जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों का पालन करता है, जो चिकना और चमकीला होता है, जिसका सतह, उसको दर्पण कहते हैं। ठीक है। दर्पण मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जो है ना, इसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे या तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, या तो ये ऐसा हो सकता है, या तो ये ऐसा हो सकता है। जिधर डैश डैश ऐसे मारा जा रहा है ये आपका क्या होगा, कलई किया हुआ भाग होता है, यानी कि पेंट किया हुआ भाग होता है। ठीक है, ये भी कलई किया हुआ भाग है। और जिधर साइड में कुछ नहीं है, यानी कि प्लेन है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तक सतह। जैसे आप घर में अपना ऐनक देखते होंगे, अपना मतलब ऐनक में अपना फेस देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि ऐनक का 2 भाग होता है। ऐनक को ही तो हम लोग दर्पण कहते हैं ना, आप लोग जो घर में यूज करते हैं वो समतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो आप उसमें देखते होंगे कि एक भाग पेंट किया हुआ होता है। अब पेंट का मतलब नॉर्मल पेंट नहीं समझ जाइएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, अब उसमें आप देखेंगे तो एक तरफ चिकना और चमकीला होता है, तो जो चिकना चमकीला सतह होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तक सतह। ठीक है, और जो भाई आपका पेंट किया हुआ होता है उसको बोलते हैं कलई किया हुआ तल। तो कोई भी दर्पण के 2 भाग होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रवर्तक सतह के आधार पर हम लोग डेफिनेशन देते हैं। अगर गोलीय दर्पण को देना होगा डेफिनेशन तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग है। हम कैसे माने भाई कि ये जो दर्पण एक खोखले गोले का भाग है, तो आपको पता है, मान लीजिए कि ये गोला है, इसको अगर हम आधा से काट दें ऐसे, तो ये खोखला गोला का भाग हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला और ये वाला। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गोलीय दर्पण के बारे में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है भाई वो 2 प्रकार का होता है। एक जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, ऊपर की ओर उठा होता है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि इसका प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर उठा है, लेकिन इसका प्रवर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धंसा है। तो ये हो गया आपका उत्तल और ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब ये दोनों दर्पण के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अवतल दर्पण के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा है कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का आप परिभाषा लिख सकते हैं ऐसे। वहीं उत्तल दर्पण का परिभाषा आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर उठा है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्लियर। अब देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का फोकस का बात करें तो जैसे अवतल दर्पण का फोकस इधर होता है बायां तरफ, तो बायां तरफ के जितना भी दूरी होता है वो सब निगेटिव में होता है। यहाँ पे P होता है, आप सबको पता होगा, पढ़े होंगे तो नहीं भी पढ़े होंगे, तो दर्पण का P यानी कि ध्रुव होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो इसलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी इस साइड होता है, फोकस इस साइड होता है। और P से लेकर के F तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी यानी कि छोटा f कहते हैं। तो इसलिए उत्तल दर्पण का बोलते हैं कि पॉजिटिव होता है। तो आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा
आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताइए अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, तो आपको बोलना है भैया कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। मेरे भाई आप सबको हम बता दें कि अगर इस टॉपिक को सिर्फ आप समझ लेते हैं तो आपका 5 से 7 अंक एकदम फिक्स हो जाएगा। 5 से 7 अंक आपका फिक्स हो जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम आपको बता देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा कि इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो आपको बोलना है धनात्मक। उत्तल का जो है ऋणात्मक, सॉरी इसका जो है क्या होता है भाई, अवतल दर्पण का होता है ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, ये क्या होता है ऋणात्मक होता है, और इसका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण का। उसके बाद एक चीज और याद रखना है कि इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है अवतल दर्पण को। क्यों? क्योंकि जब इसमें हम लोग प्रकाश की किरणों को भेजते हैं तो एक बिंदु पे ले जाकर के जमा कर देता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो उसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे क्यों कहा जाता है। इसको हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, किसको भाई, उत्तल को, ठीक है। और जो अवतल दर्पण होता है इसमें बड़ा तथा छोटा दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। लेकिन उत्तल में हमेशा क्या होता है, उत्तल में हमेशा जो है आपका छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब आपको याद कैसे करना है कि किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें छोटा, तो आपको पता होगा कि अवतल जो है 4 अक्षर का है और उत्तल जो है क्या है 3 अक्षर का। तो अक्षर के मामले में छोटा ये हुआ तो इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। और जब ये आपको याद रहेगा तो इसमें एक तो याद कर ही लेंगे आराम से कि इसमें बड़ा एवं छोटा दोनों बनेगा, बड़ा भी बराबर भी बनता है और छोटा भी बनता है, ठीक है। क्या होता है भाई, ये तीनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन इसमें हमेशा क्या होता है, काल्पनिक बनता है। अभी हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आपसे अंतर पूछा जाएगा अवतल उत्तल में तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्वेश्चन बना करके, ठीक है। और एक चीज आपको और ट्रिक बताते हैं कि कौन जो है अंदर की ओर धंसा होता है, किसका प्रवर्तक सतह और किसका ऊपर की ओर उठा होता है, इसका भी ट्रिक हम आपको बता देते हैं। देखिए आ से क्या होता है, अवतल होता है और आ से अंदर होता है। तो आपको याद रखना है जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है उसको अवतल दर्पण, और जिसका प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर उठा है, ऊपर की ओर उठा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का यूज होता है। जैसे आप नाक कह रहे हैं, सॉरी, आप बाल दाढ़ी बनवाने जाते होंगे तो वहां पे आपके सामने एक मिरर लगा हुआ होता है, तो कौन सा होता है भैया, जनरली बहुत कम जगह ऐसा होता है कि अवतल दर्पण यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मल समतल ही सभी लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि बढ़िया बढ़िया जब सैलून में जाएंगे तो वहां पे अवतल दर्पण लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब हम नजदीक होते हैं तो हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा जो बाल दाढ़ी है वो बड़ा बड़ा दिखता है, तो काटने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है नाई को। तो यहाँ पे इसका यूज होता है। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में भी इसी का यूज होता है, क्योंकि फोकस पे बल्ब को रखा जाता है इसमें, तो ज्यादा दूर तक फैलता है जब प्रकाश का प्रवर्तन होता है। तो सौर भट्टियों में भी होता है, रोगियों के नाक कान गला इत्यादि को देखने में भी होता है भाई, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो कोई भी चाहता है कि बड़ा बड़ा चीजें दिखे, है ना। तो ये सब अवतल दर्पण का उपयोग है। उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करें तो स्ट्रीट लाइट के प्रवर्तक के रूप में, साइड मिरर के रूप में, धूप के चश्मे में, साइड मिरर के रूप में कहने का मतलब जैसे वाहन होता है तो उसके साइड में एक मिरर लगा होता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। क्यों होता है भाई, समतल और अवतल का क्यों नहीं होता है, क्योंकि उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप खुद सोच करके देखिए, जब कोई ऐसा चीज है जिसमें छोटा छोटा हम बहुत सारा एरिया, मतलब ज्यादा एरिया को कवर कर पा रहे हैं, तो हमें वैसा ही दर्पण का तो आवश्यकता पड़ेगा। अगर अवतल लगाएंगे तो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जिसके कारण हम ज्यादा एरिया को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग ज्यादा एरिया को देख पाते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में हम लोग करते हैं। तो ये रहा अवतल और उत्तल क्या है वो उपयोग दोनों का, और गोलीय दर्पण क्या है वो। अब आगे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो बस वही चीजें लिख देना है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितने भी किरणें हैं वो सबको एक बिंदु पर जमा कर देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से किरण जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जैसे ही दर्पण से टकराया यहाँ पे आकर के केंद्रित हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल रही हो ऐसे,
तो इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, तो इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। वहीं उत्तल में क्या होता है, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, जैसे आप यहां से देख लीजिए, लग रहा है कि सारी किरणें एक बिंदु से फैल रही है, इसलिए इसको उत्तल को आप सारी कहते हैं। तो इसमें लिख देंगे कि उत्तल दर्पण को आप सारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इसके दर्पण से प्रवर्तन के बाद फैल जाती है। एक किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के पीछे एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसा दिख रहा है, और इस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में इसको फोकस कहा जाता है ना। हाँ, तो अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो आप लोग याद रखिएगा, आप कितना क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। पहला, अवतल और उत्तल में अंतर लिखा जाएगा, पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ये हो गया आपका कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण क्या है, कितने प्रकार होते हैं, क्या है, इसके प्रकारों को लिखें। तो देखा जाए तो 1, 2 और 2, 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, और वो भी सब VVI और ऑब्जेक्टिव कई सारे यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस भैया, और अगर किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक से लेकर के आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके उसका नाम बताइए, उसके बाद उस पर तुरंत जो है वीडियो बनाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं किसी और खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।